यूलर डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के टर्म 2 के मॉडल सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्या क्या हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए आप जैसा देख रहे हैं कि ये मॉडल सेट 2 है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12 का है। टोटल मार्क्स 35 है, आपको पता है। फर्स्ट टर्म 35 का है, सेकंड टर्म आपका 35 का, टोटल 70। और समय हमारे लिए है 1 घंटा 30 मिनट के समय में हमें इसे कंप्लीट करना है। और भी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शंस जैसा हम लोगों ने पिछले वाले मॉडल सेट वाले में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास पहले 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें केवल 5 बनाने हैं। ये कैसे टाइप हैं, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड सेक्शन में अगर जाएंगे तो सेकंड सेक्शन में फिर से हमें 7 क्वेश्चंस मिलेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं, और ये 3 मार्क्स के हैं। और थर्ड सेक्शन, सेक्शन सी में टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें कितने सॉल्व करने हैं, तो जिसमें से हमें 3 सॉल्व करने हैं। और इनके लिए जो हमारे लिए मार्क्स फिक्स है या तो मार्क्स डिसाइडेड है वो कितना है, तो 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है सेक्शन सी वाले। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेट इक्वल रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर पे हम लोग लिखते हैं जीरो, कारण है कि ये जीरो ऑर्डर का है। ये हो गया इसका रेट इक्वेशन। अब यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कांस्टेंट यानी कि रेट कांस्टेंट के यूनिट को निकाला जा सकता है। रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये के रह गया, और आप जानते हैं किसी भी चीज का पावर जीरो अगर आप बता रहे हैं तो वो 1 होता है, तो यूनिट ऑफ के बन गया इक्वल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट मात्रक होता है के का, वेग स्थिरांक है, ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर मीटर मिनट में अगर दिया हुआ हो टाइम का यूनिट, तो फिर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन एडजॉर्प्शन, अधिशोषण को परिभाषित करें। तो एडजॉर्प्शन होता क्या है, एडजॉर्प्शन होता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे गैस पार्टिकल्स आके जो एक्युमुलेट होते हैं, आके जब इकट्ठा होते हैं, इनके बल्क में अंदर कम होंगे, उसके कंपैरिजन में सरफेस पे अगर ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर कहिएगा कि यही आपका एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन है क्या, द एक्युमुलेशन ऑफ gaseous molecules over the surface of solid or liquid is called adsorption, या इसे ही अधिशोषण कहा जाता है। किसी भी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा उसके पृष्ठ पर गैस अणुओं के एकत्रित होने की परिघटना अधिशोषण कहलाती है। और एक दो टर्म यहां से आपको पता होगा, जो आके यहां जुड़ता है इसे एडजॉर्बेट, हिंदी में अधिशोष से कहते हैं। और जिसके सरफेस पे जाकर जुड़ता है इसे अधिशोषक एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो अब अगर टर्म के बेसिस पे कहा जाए तो कह सकते हैं कि अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोष से अणुओं का इकट्ठा होना या सांद्रण की परिघटना को ही हम लोग अधिशोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुल ये हमें दिया हुआ है PtNH3 होल टू ClNO2। इसमें से हमें Pt की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। Pt का ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट करना है, तो जिस चीज का भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, हम लोग इसे x कंसिडर करते हैं। हमें चार्ज याद करना पड़ेगा स्पीसीज या लिगेंड्स का, कि लिगेंड्स का चार्ज क्या होता है। तो आपको पता होगा अमोनिया का चार्ज 0, क्लोराइड आयन का -1, नाइट्राइट आयन का भी -1, और सभी को अगर हम लोग ऐड करें, जोड़ें, तो इसका रिजल्ट आता है 0। x 0 -1 इक्वल 0। तो आप को दिख रहा है x इक्वल +2, यानी कि प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हमें मिलता है +2।
राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम बताना है। तो अगर इसे हम लोग एक बार ड्रॉ कर ले, एक बार मैच कर लेते हैं। मैच करने के लिए आप कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए, ये हमें यौगिक मिला हुआ है, इसका हमें नाम लिखना है। आपको दिख रहा है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कॉर्नर पे लिखा हुआ है तो पक्का है कि ये मेरे लिए एल्डिहाइड है। और अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में जब नाम लिखा जाता है तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 नंबर या 1 क्रमांक देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का नाम हो गया हेक्सेन। और एल्डिहाइड के लिए हमने लगा दिया एल, हेक्सेनल। और सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या बचा, प्रतिस्थापी। तो हमें दिखता है 4 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी और 5 पे मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? पहले मिथाइल आता है। तो 5 पे गलत बोल रहा हूं, पहले हाइड्रोक्सी आता है, 4 हाइड्रोक्सी। और 5 पे हो गया आपका क्या, तो 5 पे है मिथाइल। एच पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसका कंप्लीट नाम बन जाता है 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेनल। तो इसे ही अगर हिंदी में लिखें तो 4 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल हेक्सेनेल। ये हो गया हमारे लिए यौगिक। तो यौगिक का नाम कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ सी डबल बॉन्ड वो अगर कॉर्नर पे है, लास्ट पे है, यानी कि ये एल्डिहाइड है। कारण आप देख सकते हैं इस कार्बन का 3 ही बॉन्ड अभी हो रहा है, एक हाइड्रोजन लगेगा तो CHO कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के नाम के लिए हम लोग एल, एल या ये हिंदी में लिखते हैं तो ये दीर्घौ सॉरी ए करके और ल जोड़ते हैं, तो ये आपका हेक्सेनल बन जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्डो हेक्सोज। एक एल्डो हेक्सोज का उदाहरण दें। हेक्सो सॉरी ओज लगा हुआ यानी मोनोसेक्राइड है या सेक्राइड है। और एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और कितने कार्बन का होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसा यौगिक है या ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। और हमें पता है कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो 6 होते हैं। तो एल्डो हेक्सोज का उदाहरण क्या होगा? एल्डो हेक्सोज का उदाहरण है ग्लूकोज। आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं CHO। अगर लंबा सा लिखें तो फिर तो ये भी है CH2OH OH OH HOH HOH HH। तो ये हो गया एक्चुअल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अगर देखेंगे खुला श्रृंखला वाला, तो यहां से भी आप देख सकते हैं एल्डिहाइड है, 6 कार्बन हमें दिख रहे हैं, यानी कि ये आपका क्या है, एल्डो हेक्सोज है, जिसमें 6 कार्बन भी हैं और एल्डिहाइड समूह भी है। राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबड़। प्राकृतिक रबड़ के एकलक का नाम लिखें। ये मॉडल सेट 1 में भी था। प्राकृतिक रबड़ के एकलक या मोनोमर का नाम क्या है? तो मोनोमर का नाम है आइसोप्रिन। नेक्स्ट, एंटीपायरेटिक का एक उदाहरण है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा एंटीपायरेटिक होता क्या है। एंटीपायरेटिक होता है जो हमारे फीवर को कम करता है। फीवर यानी बुखार को कम करने के काम आता है। जो भी फीवर को कम करता है, तो फीवर को कम करने के काम क्या आता है? तो सबसे कॉमन जो मेडिसिन हम लोग या केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, तो सबसे कॉमन मेडिकल केमिकल सब्सटेंस जो यूज करते हैं आपको पता है, पैरासीटामोल। सेकेंड जो सबसे कॉमन यूज करते हैं वो आपका होता है एस्प्रिन। तो इसके एग्जाम्पल पे आप बता सकते हैं क्या क्या है। तो इसके एग्जाम्पल पे है आपका पैरासीटामोल, एस्प्रिन। ये सारे जो आपके मेडिसिन हैं ये आपके एंटीपायरेटिक सा काम करते हैं। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में विभेद कीजिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर
एंड मॉलिक्युलरिटी। तो कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है, इसके रेट कांस्टेंट में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है कि एक्सपोनेंट के सम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन, रेट लो जो आपके हैं। जैसे अगर किसी के हमारे लिए लिखा हुआ है आर इक्वल के, ए के कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, बी के कंसंट्रेशन का पावर 3 है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 + 3 यानी कि टोटल कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। सिमिलरली मॉलिक्युलरिटी किसे कहा जाए, तो मॉलिक्युलरिटी होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसे ही हम लोग मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 और I2 रिएक्ट करके 2HI फॉर्म कर रहा है, तो हमें दिख रहा है कि 1 एक H2 मॉलिक्यूल, एक आपका क्या I2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी को कहेंगे कि इसका रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 2 है। तो मॉलिक्युलरिटी इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज colliding simultaneously during a reaction। किसी भी रिएक्शन के दौरान आपस में टकराने वाले अभिकर्मक अणुओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या बताया जाए, तो सेकंड डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं, ऑर्डर के बारे में आप क्लियर रहेंगे कि ऑर्डर का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1, 2 और 3 होता है, इसका अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। मॉलिक्युलरिटी का जो भी वैल्यू होता है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ना तो इससे बड़ा होगा, जीरो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। थर्ड डिफरेंस पे अगर आए तो थर्ड डिफरेंस है ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर को याद रखना है कि ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। आप कोई पार्टिकुलर रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसका ये ऑर्डर क्या होने वाला है, अगर जब तक हमें रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है ये ना दिया हुआ है। मॉलिक्युलरिटी तो अभी ने हम लोगों ने बताया, दो है बस रिएक्टिंग स्पीसीज ऐड करके, तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच में। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं या क्वेश्चन। व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। लायोफिलिक, लायोफोबिक, ध्यान से, लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग, और फोबिक मतलब हेटिंग। तो लायोफिलिक का मतलब हो गया ऐसा कोई भी कोलाइडल सोल जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को अपने सॉल्वेंट, और कोलाइडल पार्टिकल में सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जगह में वहां कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। तो ऐसा कोई भी कोलाइडल सोल जिसमें कोलाइडल पार्टिकल का डिस्पर्सन मीडियम के साथ में अच्छा खासा एफिनिटी हो, दोस्ती हो, घनिष्ठता हो, तब आप कहिएगा कि ये लायोफिलिक है। लायोफोबिक जिसमें उन दोनों के बीच बनता ही ना हो, बनता ही ना हो कहने का मतलब है कि दोनों में जो एफिनिटी है ये अगर कम है, तब में हम लोग कहेंगे कि ये मेरा क्या है, लायोफोबिक है। तो हम लोग बता सकते हैं लायोफिलिक में क्या होगा, लायोफिलिक में हाई एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम।
इसमें लेस एफिनिटी होगा बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अगर कम एफिनिटी है तब लायोफोबिक, और अगर अधिक एफिनिटी है तो फिर लायोफिलिक। नेक्स्ट और कुछ अगर बताना हो, ऐसे हमें तो बस डिफाइन ही करना है। और भी कुछ अगर हम लोग बताते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं ये आपके रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। जितना इजीली इन्हें बनाया जा सकता है उतना ही जल्दी इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, जबकि ये जो होते हैं ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और भी कुछ डिटेल्स अगर बताना हो तो लायोफिलिक के बारे में आप कह सकते हैं कि लायोफिलिक सोल्स को आप इजीली बाय सॉल्यूशन मेथड बना सकते हैं। सॉल्यूशन मेथड डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें बस डिस्पर्स फेज को अगर आप मिला दें तो ये आपका कंप्लीटली क्या में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा सॉल्यूशन में। तो इसको इजी सॉल्यूशन मेथड से बनाया जा सकता है। जबकि इनके लिए इनडायरेक्ट मेथड होता है जो आसान है नहीं। एग्जाम्पल्स अगर कुछ बताना हो तो लायोफिलिक के एग्जाम्पल में आता है, लायोफिलिक के एग्जाम्पल्स में आता है आपका गम, स्टार्च सोल, प्रोटीन सोल। जबकि लायोफोबिक के एग्जाम्पल पे आता है आपका गोल्ड सोल, मेटल सोल्स, गोल्ड सोल, एल्युमिनियम सोल, ये सारा आपके एग्जाम्पल पे है लायोफोबिक के एग्जाम्पल पे। तो ये हम लोगों ने समझा कि लायोफिलिक और लायोफोबिक है क्या। अगर ज्यादा एफिनिटी है तो हम लोग कहेंगे कि ये लायोफिलिक है, और कम एफिनिटी है तो फिर कहिएगा कि ये लायोफोबिक है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यूजिंग आईपीएसी नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इनका फॉर्मूला लिखना है। तो ये तो हमने क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके रखा है, पार्टिकुलरली एक एक करके हम लोग बनाएंगे। तो आइए, जैसे पहला हमें मिलता है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा पहला पोर्शन कॉम्प्लेक्स है और ये मेरा काउंटर आयन जो है वो सिंपल आयन है। दूसरी बात, पहला जो होता है वो केटायन होता है, सेकंड जो होता है वो एनायन होता है। तो चलिए पहले केटायन के स्ट्रक्चर को लिखते हैं। केटायन को जब भी अगर कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि केटायन या कॉम्प्लेक्स को जब लिखा जाए तो हमेशा पहले मेटल एटम लिखा जाता है, बाद में लिगेंड्स लिखा जाता है। तो सबसे पहले मेटल है कोबाल्ट, इसके बाद जो भी लिखेंगे लिगेंड्स को उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो एमिन NH3 होल 4, एक्वा H2, क्लोरिडो Cl, और X हो गया चार्ज, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। अब X का वैल्यू कैसे मिलेगा? X का वैल्यू मिलेगा जब हम लोग सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें X का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां दिया हुआ है, कितना? तो 3। और मेटल का हमेशा पॉजिटिव होता है। अमोनिया का चार्ज 0, वाटर का भी 0, और क्लोरीन का -1, क्लोराइड आयन का। तो 3 - 1 यानी कि ये आ गया +2। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है ये कंप्लीट हो गया। CONH3 4 H2O Cl 2 पॉजिटिव। ये भी लिखने का तरीका है, पहले नंबर लिखेंगे फिर से साइन लिखेंगे। ये तो हो गया मेरा केटायन। एनायन क्या है? एनायन यानी काउंटर आयन बाहर से क्या लगा हुआ है? तो क्लोराइड आयन। तो फाइनल जब आप प्रोडक्ट लिखने जाएं या कंपाउंड लिखने जाएं, पहले केटायन को लिखना है, इसके बाद एनायन को लिखना है, और हमें इन दोनों के चार्ज को बैलेंस करना है। तो आपको दिख रहा है कि केटायन पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, एनायन पे चार्ज सिंगल नेगेटिव है। तो अगर इसे भी हम लोग 2 टाइम्स ले लें, इसे भी अगर हम लोग 2 टाइम्स ले लें तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, और ये बन गया मेरा फॉर्मूला CONH3 होल 4 H2O Cl, और काउंटर आयन मेरा क्या है? Cl2 है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पे हमें नाम लिखना है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। तो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स या जो कहिए, यहाँ तो दो पार्ट है नहीं, तो जो भी है वो सिंगल पार्ट ही है। निकल कार्बोनाइल यानी सीओ, और कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। एक्स हो गया चार्ज, ऐड किया जाए तो एक्स, निकेल का चार्ज कितना, 0, और कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज होता है आपका क्या, 0, तो 0 इंटू 4 0, तो चार्ज तो 0 ही हो गया। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, NiCO4, और चार्ज कुछ है नहीं तो फिर कुछ लिखने का मतलब भी नहीं। थर्ड वाले में था, ध्यान दीजिएगा, पहला साइड है पोटेशियम और दूसरा साइड है ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट। तो पहला वाला मेरा केटायन, तो केटायन तो है पोटेशियम आयन, ये और सिंपल आयन है, कोई दिक्कत नहीं है। एनायन सेकंड साइड वाला, एनायन है क्रोमेट Cr, ऑक्जिलेट को OX लिख सकते हैं या C2O4 लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिखा हुआ है ट्राई ऑक्जिलेटो, और इसके चार्ज को हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं X। X का वैल्यू निकलेगा इनके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करने से। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऑक्जिलेट का चार्ज होता है -2 और ये 3 टाइम्स, 3 - 6 यानी कि ये रिजल्ट आ गया, 3 - 6 रिजल्ट आ गया -3। तो ये मेरा एनायन फॉर्म हो गया CrC2O4 3 नेगेटिव। इसलिए जब आप फाइनल कंपाउंड लिखेंगे, चार्ज बैलेंस करना है, बस इतना ध्यान रखेंगे, पहले केटायन लिखा जाता है बाद में एनायन लिखा जाता है। तो पहले केटायन पे पोटेशियम, फिर एनायन CrC2O4 होल 3। हमें चार्ज बैलेंस करना है, एक पे सिंगल पॉजिटिव है, इस पे 3 नेगेटिव है, ये यूनि नेगेटिव है, ये सॉरी ट्राई नेगेटिव है। तो ट्राई नेगेटिव है तो फिर इसको हम लोग को क्या करना होगा, जो पॉजिटिव है इसे अगर हम लोग 3 टाइम्स ले लें तो ये चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, ये हो गया न्यूट्रल, और फाइनल कंपाउंड बन गया K3CrC2O4 ऑल 3। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। फर्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे अरेंज करना है। तो आपको पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एमाइन कंपैरेबल मास वाले एमाइन से हमेशा ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का, यानी एथेनॉल का। अब आते हैं इन दोनों पे, एक है CH3 2NH, एक है C2H5NH2। फिर आपको याद रखना चाहिए कि प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी वाले से। वाई, इसलिए प्राइमरी वाले का ज्यादा होगा, कारण है कि इसमें नाइट्रोजन से दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो ज्यादा फॉर्मली, ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हुआ सेकेंडरी एमाइन का, फिर प्राइमरी एमाइन, और सबसे लास्ट में आएगा एल्कोहल। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो CH3 2NH का, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा C2H5NH2 का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का, इन तीनों में से। सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी इन वाटर, हमें वाटर में इनके सॉल्बिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि एराइल एमाइंस यानी बेंजीन वाले ग्रुप वाला जो एमाइन होता है, ये वाटर में इनसोलुबल है, ऑलमोस्ट इनसोलुबल है, ये नहीं घुलता है। अब बचे ये दोनों, तो ये दोनों में से फिर वही बात आएगी, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगेगा उतना ज्यादा इसका नॉन पोलर कैरेक्टर ये इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने में दिक्कतें आएंगी। इसके कारण सबसे ज्यादा ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है ना। तो ये तो इनसोलुबल है, ये पहला हो गया C6H5NH2। जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ेगा उतना ज्यादा ये आपका लेस सोलुबल होता जाएगा वाटर में, यानी कि इसके बाद या इससे ज्यादा सोलुबल है C2H5 सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा सोलुबल होगा आपका C2H5NH2 यानी कि प्राइमरी। तो ये ऑर्डर है आपका, पहला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी इन वाटर। 17, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA में हमें 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो DNA और RNA में अगर हम लोग 3 डिफरेंस बताने जाए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
आप ऐसे ही अपने दिमाग में अगर लाते हैं तो डिफरेंस पहला दिखता है। डीएनए में आपको पता है दो, मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, दो आपके क्या होते हैं स्टैंडर्ड हेलिक्स हैं, दो दो रज्जुक द्विरज्जुक संरचना है। आरएनए में केवल एक ही होता है। डीएनए क्या चीज को बताता है? डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, ये हेरिडिटी को कैरी फॉरवर्ड करता है, जो पीछे से चला आ रहा है उसको आगे ले जाता है। आरएनए का काम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। आगे आपको पता है डीएनए में भी 4 बेसिस पाए जाते हैं, आरएनए में भी 4 बेसिस पाए जाते हैं। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो यहां से एक अगर कंपैरिजन लिखें, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ हेल्प कर सकता है। एक दो पॉइंट तो यहीं से आप बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है या हेलिक्स है। सेकंड, आप अगर डीएनए साइड देखें तो साइटोसिन यहां भी है, ग्वानिन यहां भी है, एडेनिन यहां भी है। डीएनए में थाइमिन मिलता है, आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता है। आरएनए में यूरेसिल मिलता है या यूरासिल मिलता है, जबकि डीएनए में यूरासिल नहीं मिलता है। और फिर एक हमने बताया कि डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है कि डीएनए आपका हेरिडिटी, जो आपका अनुवांशिक गुण है, इनको कैरी करके चलता है। जैसे जैसे और नई पीढ़ियां आएंगी उनमें भी सेम गुण किसके कारण मिलता है? डीएनए के कारण। कारण ये आपका रिप्लिकेशन दिखाता है। जबकि आरएनए किसके काम आता है? आरएनए काम आता है प्रोटीन बनाने के, या प्रोटीन के संश्लेषण में ये काम आता है। और भी कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं कि आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबोज होता है, जैसे नाम है राइबोज, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो आपका क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज होता है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, चलिए ऐसा कोई भी पॉलीमराइजेशन जिसमें विदाउट एनी एलिमिनेशन मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ के पॉलीमर अगर फॉर्म करते हैं तो इसे कहिएगा कि ये मेरा क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल यहां से बाहर नहीं जाएगा, जैसा है एग्जैक्टली वो आपस में जुड़ के अगर आप क्या कर रहा है तो चेन को लंबा करता जा रहा है, तो फिर कहिएगा कि ये मेरा एडिशन पॉलीमराइजेशन है। यहां C 2 बार थे, H 4 बार था, यहां पे भी वही एग्जैक्टली सेम है, यहां से कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, तब मैं कहिएगा ये एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये तो पॉलीथीन हो गया। सिमिलरली पीवीसी का बता सकते हैं, ये पीवीसी है। विदाउट एनी एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ रहे हैं तो इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन को ही हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या? तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को आप समझिए हेक्सामिथिलीन एडीपिक एसिड वाले से समझ सकते हैं। नाइलॉन 66 कैसे बनता है? ये एडीपिक एसिड है, इधर से आया NH2CH2 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यहां से OH हटेगा, मार्क कर लेते हैं कोई अलग कलर से, यहां से OH हटेगा, यहां से एक H हटेगा, तब जाकर अगर दोनों कंबाइन हो रहे हैं, यहां से OH चला जाएगा, यहां से एक H चला जाएगा, और अब जाके अगर दोनों कंबाइन होते हैं तो आप भी यहां से देखकर बता सकते हैं कि इसको बनने के लिए क्या हुआ है। इसको बनने के लिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल के इलिमिनेशन से अगर आपस में जुड़ रहा है तब जाकर कहिएगा कि इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को, केवल वाटर मॉलिक्यूल नहीं, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल अगर यहां से इलिमिनेट हो रहा है तब जाकर मोनोमर यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तब मैं कहेंगे कि ये मेरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। ये बन गया आपका नाइलॉन 66। और एक बार रिपीट कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो।
विदाउट एनी एलिमिनेशन अगर मोनोमर यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन। विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, तब फिर कहिएगा कि ये मेरा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी एसिड्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटी एसिड्स पिछले मॉडल सेट में भी था। एंटी एसिड जो पेट की एसिडिटी को न्यूट्रल करने के काम आता है। अगर कभी पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम लोग जो केमिकल सब्सटेंसेज यूज करते हैं जिससे कि पेट की एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सके, जो गैस वगैरह के कंट्रोल के काम में आती है, तो ये आपका कहा जाता है एंटासिड्स है। हमने पिछले क्लास पे भी देखा था, सेम वही फिगर यहाँ पे भी है। डाइजिन, ये इसलिए बार बार जिक्र में आता है कारण ये बड़ा फेमस है, मीठी गोली जैसी होती है डाइजिन। और भी है पेंटाप्राजोल, ओमनीप्राजोल, रेंटेडिन, जिंटेक वगैरह भी आपके क्या है, एंटासिड्स हैं जो पेट के एसिडिटी को कम करने के काम आते हैं। सेकेंड टर्म है डिसइंफेक्टेंट या फिर विसंक्रामक। डिसइंफेक्टेंट किसको कहा जाए? फ्लोर, फर्श, कपड़े, टॉयलेट्स, इन सब में से बैक्टीरिया वगैरह को मारने या वायरसेस को मारने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, इसे ही डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। वहां पे काफी ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको मारना है तो सबसे कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं, वो आपको भी पता है कि हम लोग यूज करते हैं लाइजोल। तो लाइजोल एक आपका क्या हो गया, डिसइंफेक्टेंट है। और भी नाम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह आपके डिसइंफेक्टेंट है। सरफेस वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए और क्या क्या आता है? तो सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए फिनाइल वगैरह आता है। तो ये सबको कहेंगे कि ये मेरे लिए क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। तो आप क्लियर रहेंगे। एक एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक होता है जो हमारे कहीं कट वगैरह लग गया, वहां पे जो अप्लाई करते हैं, ये एंटीसेप्टिक्स है। उसका भी काम है कि वो बैक्टीरिया वगैरह के ग्रोथ को मारता रोकता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, इसके कारण इसको नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव पे लगाते हैं। जैसे फ्लोर, टॉयलेट्स, कपड़े वगैरह को साफ करने में अगर यूज कर रहे हैं, तब फिर कहेंगे कि ये मेरे लिए डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट फिनोल भी है। 1% 1% फिनोल, KMnO4 है, ओजोन है। आप जानते हैं वाटर वगैरह को प्यूरिफाई करने के लिए ओजोनलाइसिस किया जाता है, ओजोन से ट्रीट किया जाता है, तब जाकर वो आपका क्या होता है, जितने बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। क्लोरीन को यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने में। तो ये सारा डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आता है। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, सेक्शन सी 5 मार्क्स का। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। रेट को अगर लिखना हो तो ये जो है, ये आपका ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, यानी कि इसके पावर में 1 है, और बी के रेस्पेक्ट में ये जीरो ऑर्डर का है, यानी कि बी का पावर 0 है। तो इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो आर इक्वल के इंटू ए लिख सकते हैं। हमें बारी बारी से जहां पे भी जो कॉलम खाली है, इसे हमें फिल करना है। तो जैसे ये रिलेशन मिल गया आर इक्वल के इंटू ए, तो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में आते हैं। इन एक्सपेरिमेंट 1 हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें ए का कंसेंट्रेशन भी दिया हुआ है और इनिशियल रेट आर भी गिवन है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल के इंटू ए। तो आर की जगह पे क्या आने वाला है, आर की जगह पे आ गया 2.0 इंटू 10⁻⁻²। के कंसेंट्रेशन ऑफ ए हमें दिख रहा है 0.1। 2 डिवाइडेड बाई 100, के डिवाइडेड बाई 10। 1 0 कैंसिल कर दें तो के का जो यूनिट आया, सॉरी के का जो वैल्यू आया, ये 0.2 आ गया। वो मैथमेटिकली सॉल्व करने से हमें के का वैल्यू मिल गया है, ये आपका कितना है, 0.2 है। और यूनिट अभी लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर यूनिट लिखना हो तो क्या होता है, तो आप रेट इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का है। और फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होता है, वो आपको पता है टाइम इनवर्स होता है। तो यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, तो के का यूनिट आ गया मिनट इनवर्स। के इक्वल 0.2 है। तो पहला वाले डेटा से हमें के का वैल्यू मिला है। आइए सेकेंड वाले में हमें ए का कंसेंट्रेशन बताना है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ये गिवन है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में है हम लोग आर इक्वल के ए। आर का वैल्यू क्या गिवन है, तो आर का वैल्यू हमें गिवन है 4.0 इंटू 10⁻²। 4.0 इंटू 10⁻²। के का वैल्यू हमने लाया है 0.2। ए का कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.2। 4, ये पॉइंट कैंसिल, 10 वो 100 नीचे आ गया, 2 भी है, तो ये आ गया आपका आंसर। 2 से कैंसिल 2, यानी कि ये आपका आ गया है कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 मोल लीटर इनवर्स। थर्ड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट पे हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल रेट। के का वैल्यू तो पहले से है, तो R इक्वल के इंटू ए। R फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू है 0.2, ए का वैल्यू है 0.4। मल्टीप्लाई कर लें तो 0.08 या फिर 8.0 इंटू 10⁻⁻2, और रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। फोर्थ, ध्यान से, फोर्थ आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा सा काम नहीं है। के का वैल्यू तो फिक्स होगा, कांस्टेंट है। आर का वैल्यू अगर गिवन रहे तो ए के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ए का कंसंट्रेशन पता रहे तो आर के वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब की बार हमें ये दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻2, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। टू 2.0 इंटू 10⁻⁻2, के का वैल्यू 0.2, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल हो गया 2.0 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.2। 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10/2, ये आ गया आपका 0.1 मोल लीटर इनवर्स। तो ऐसे करके हमने जो कॉलम खाली थे इन सब का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। बस आप चाहें तो यहाँ पे लाकर फिल कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाले पे क्या आया है, सेकंड वाले पे आया है 0.2। थर्ड वाले पे वैल्यू क्या आया है, थर्ड वाले के लिए वैल्यू आया है 8.0। फोर्थ वाले के लिए वैल्यू क्या आया है, तो फोर्थ वाले के लिए आया है 0.1। तो ये हो गया हमारे लिए आंसर फाइनल कि ये आपका जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरना था ये हमने निकालकर भर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। आपको इन पॉलीमर्स का मोनोमर बताना है। पहला है ब्यूना एस। ब्यूना एस का मोनोमर्स होता है ब्यूटा 1,3 डाई इन एंड स्टाइरिन। सेकंड, ब्यूना एन, इसका होता है ब्यूटा 1,3 डाई इन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। थर्ड, डेक्रोन। डेक्रोन यानी टेरिलिन। टेरिलिन का यूनिट्स क्या क्या होता है, मोनोमर क्या क्या होता है, तो टेरिलिन का मोनोमर होता है एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरथेलिक एसिड। डी, बेकेलाइट। बेकेलाइट के मोनोमर्स हैं फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ए बी सी डी ई। नियोप्रिन। नियोप्रिन का मोनोमर है क्लोरोप्रिन। अगर कुछ डिस्कस करना हो इनके बारे में तो आपको पता है ब्यूना एस सिंथेटिक रबर है, ब्यूना एन भी सिंथेटिक रबर है, नियोप्रिन भी सिंथेटिक रबर है। डेक्रोन या टेरिलिन आपका यूज किया जाता है वूल या फिर कॉटन के साथ मिला के आपके कपड़े वगैरह बनते हैं जिन्हें टेरी कॉटन कहा जाता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट जिससे आपका स्विच वगैरह बनता है तो ये आपका क्या है, बेकेलाइट है, और ये इसके मोनोमर्स हैं।
आइए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना है। ये है ओलियम, OH OH, ये है HCl4। एक तरीका हो सकता है आपके लिए कि आप चाहें तो VSEPR से इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। VSEPR से स्ट्रक्चर हम लोग शायद पिछले क्लास पे भी या पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे। जेनोन के आउटरमोस्ट शेल में हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। फ्लोरीन 4 है, 4 अगर कहीं से भी बॉन्ड कर ले तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है और 2 यहाँ पे लोन पेयर है। और 4 2 का स्ट्रक्चर होता कैसा है? 4 2 का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लानर, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। सिमिलरली ClF3 आप मेंटली भी कर सकते हैं। क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। 3 फ्लोरीन है, तीनों के साथ एक एक अगर शेयर कर लिया तो 3 बॉन्ड पेयर, 4 रह गए यानी कि 2 लोन पेयर। तो हमें बताना है किसका स्ट्रक्चर? हमें बताना है 3 2 का स्ट्रक्चर। तो 3 2 का स्ट्रक्चर है टी शेप। तो ClF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट पे है और अगला IF7। IF7 का जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है पेंटागोनल। ये पेंटागोन है ना, ऊपर भी एक पॉइंट है नीचे भी एक पॉइंट है, ये कहलाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये IF7 का स्ट्रक्चर हो गया। HClO3, एक तो OH OO, तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? तो ये स्ट्रक्चर बन गया है HClO3 का। ये हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्या हम लोग पूरे हेलोजन के लिए ही पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्सो एसिड्स में हमने पढ़ा है, ये हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में पढ़ा है, ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये हमने इनर्ट गैसेज वाले में पढ़ा है, और ये हमारा ग्रुप 16 में ओलियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और वहीं पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। 18 राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है? एनी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और इसमें लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसको जब कभी भी क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्ट करा रहे हैं या हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, यहां से बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से। तो पहले एक रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन चला गया, 2 रह गए, और इसके बदले में क्लोरीन आ गया। फिर से यहाँ पे फिर हमने क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट कराया, और एक हाइड्रोजन चला गया, और एक 2 बार क्लोरीन आ गया। फिर से हमने इसे रिएक्ट कराया क्लोरीन एंड रेड फॉस्फोरस से, तो वो भी हाइड्रोजन चला गया और एक क्लोरीन आ गया। रिड्यूस्ड फॉर्म में CCl3 COH लिख सकते हैं। तो HVZ रिएक्शन क्या है? HVZ रिएक्शन है एनी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इस पे होता क्या है? इस पे होता है कि अल्फा हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड या रिप्लेस्ड विद क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स। ये अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो फिर कहिएगा कि ये हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। सेकंड बी नंबर है एस्टरिफिकेशन। आपने पढ़ा है एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल को अगर ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है और एस्टर फॉर्म होता है। कलर अगर चेंज करके लिख दो तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आपका हट जाएगा और इसके बदले में आपका क्या है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और ऐसे करके अगर आपका एस्टर फॉर्म होता है, और सिंस इससे एस्टर फॉर्म होता है तो इसे ही एस्टरिफिकेशन कहते हैं। रिएक्शन बिटवीन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 to form ester is called esterification. And finally third,
क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन क्या है? एनी कार्बोनाइल कंपाउंड, इधर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड है तो भी वही रिएक्शन दिखाएगा, कीटोन है तो भी वही रिएक्शन दिखाएगा। जिंक अमलगम एंड HCl से ट्रीट करने पर ये मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन है, यहां से वो हट रहा है। इसका अगर रिडक्शन कर रहे हैं जिंक मरकरी अमलगम से एंड HCl से, तो ये रिड्यूस हो जाता है अगर मेथिलीन में, तो इसी रिएक्शन को क्लेमेंजन रिडक्शन कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं एल्डिहाइड है, रिडक्शन कर दिए तो आपको दिमाग में रखना है ओ रिप्लेस हो जाता है H2 से, तो ओ रिप्लेस होके H2 आ गया तो ये CH3 में बदल जाएगा। तो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। आइए फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। और ये सारे रिएक्शंस आपके एमाइन चैप्टर से हैं, ये NCERT एक्सरसाइज के हैं, तो आइए इन्हें हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट C6H5NH2 यानी एनिलिन। एनिलिन को ट्रीट कर रहे हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपको पता है यहां से आइसोसाइनेट फॉर्म होता है और ये रिएक्शन कार्बाइलेमिन रिएक्शन कहलाता है। सेकंड, ये है एनिलिन, इसको रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका पहले तो ये बेस है, ये एसिड है, कंबाइन होकर सॉल्ट बनाएगा। तो ये आपका एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ये रिएक्शन में आगे अगर वो हीट वगैरह करें, बेकिंग कहा जाता है, या फिर टेम्परेचर है 453 टू 473 टेम्परेचर पर अगर हीट करेंगे तो यहां रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट से ये आपका सल्फेनिलिक एसिड बनाता है। थर्ड, C6H5NH2 यानी एनिलिन रिएक्ट करा रहे हैं एक्वस ब्रोमीन से। एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट कराने से 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलिन बनता है। फोर्थ, C6H5NH2 यानी फिर से एनिलिन। एनिलिन को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं CH3CO2O, यानी कि हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं इसको एसिड एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड का काम क्या है? एसिड एनहाइड्राइड काम में आता है कि ये आपका यहां का एसिलेशन करता है। एसिलेशन करता है यानी H हटता है और ये जाके कनेक्ट हो जाता है। एरो को लॉन्ग कर लेता है, NHCOCH3, और ऐसे करके ये एसिटिनलाइड बनाता है। कंपाउंड जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है? एसिटिनलाइड। फाइनल फिफ्थ, C6H5N2Cl। फाइनल है, कलर चेंज करके, चलिए ये लो, C6H5N2Cl यानी डाइजोनियम। डाइजोनियम को ट्रीट कर रहे हैं एथेनॉल से। आपको पता है एथेनॉल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इसको रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3CHO में वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है। यानी कि यहाँ से मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को क्या मिलता है? यहाँ से मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें बेंजीन मिलता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 12 के टर्म 2 के मॉडल सेट 2 को सॉल्व किया। अगले वीडियोज में हम लोग सेट 3 को भी सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बात दोहराता हूं कि मैं इसे YouTube के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, इसे एज ए PDF के फॉर्म में। आप वहां से डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए और आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आपको जरूर अच्छे से घर में पढ़ना है और जरूर ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।